आज के ई व्याख्यान में हम अकबर की राजपूत नीति का अध्ययन करेंगे। मुगल साम्राज्य के 5 महान शासकों में अकबर, बाबर और हुमायूं के बाद तीसरे स्थान पर आते हैं। अपने शासनकाल में जो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था, अकबर कुछ ऐसे तत्वों के सम्मिलन के लिए जाने जाते हैं जिनके बदौलत अकबर को अकबर महान की संज्ञा दी जाती है। इनमें से एक उसकी राजपूत नीति थी। राजपूत शासकों का संकेंद्रण क्योंकि राजपूताना में था, इसलिए अकबर की राजपूत नीति मोटे तौर पर राजपूताना के राजपूत शासकों से संबंधित है। अकबर ऐसे मुगल शासक थे जो अपने शासनकाल में समन्वयवादी दृष्टिकोण के नाम से जाने जाते हैं। इस समन्वयवादी दृष्टिकोण को अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल की संज्ञा दी है, यानी वह ऐसे तत्वों के मध्य समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं जो ऊपर से देखने में परस्पर विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, जैसे इस्लाम और सूफीज्म, हिंदू और मुसलमान, देसी और विदेशी के मध्य समन्वय उन्होंने स्थापित किया। ये सुलह-ए-कुल अकबर के धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों में नजर आती है। राजपूतों के संदर्भ में भी, राजपूत नीति के अंतर्गत भी सुलह-ए-कुल उन्होंने प्रारंभ किया, क्योंकि राजपूत शासकों के साथ, जो कि देसी थे, हिंदू धर्म के प्रतिनिधि थे, को मुगल साम्राज्य में समाहित करने की एक नवीन सद्भावनापूर्ण नीति, पॉपुलरली नॉन एज राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, शामिल थी। आज के व्याख्यान में हम ये देखेंगे कि जिसे हम अकबर की राजपूत नीति कहते हैं, जिसका प्रवर्तन करता हम अकबर को मानते हैं, क्या वह बिल्कुल नई नीति थी अथवा उसके तत्व उससे पहले के शासकों के समय में भी मौजूद रहे थे। किन कारणों से प्रेरित होकर अकबर ने इस नीति का प्रारंभ किया, इस नीति का स्वरूप क्या था, मुख्य तत्व क्या थे, किन कारणों के कारण राजपूत अकबर के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो गए, इस सहयोग के राजपूत शासकों अथवा मुगल साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़े, क्या यह नीति अकबर के साथ ही समाप्त हो गई अथवा उसके उत्तराधिकारियों के समय में भी चलती रही। इन मूलभूत तत्वों का परिचयात्मक अध्ययन हम इस व्याख्यान में करेंगे। आगे आने वाले व्याख्यानों में हम व्यक्तिगत रूप से राजपूताना के जिन जिन शासकों ने अकबर के साथ सहयोग किया, जिन जिन शासकों ने अकबर का प्रतिरोध किया, उनका व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा कि अकबर की सुलह-ए-कुल नीति के अंतर्गत ही अकबर की राजपूत नीति सम्मिलित थी, जिसका तात्पर्य विरोधाभासी नजर आने वाले तत्वों अथवा विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों के मध्य सहयोग स्थापित करना था। यह सहयोग वह युद्ध की बजाय सद्भावना से स्थापित करना चाहता था। ये एक बृहत्तर दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है
जिसके अंतर्गत अकबर की नीतियों को देखा जाता है। विशेष रूप से अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजपूताना के अथवा भारत के राजपूत शासक उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे जो देशज शक्तिशाली राजा थे, क्योंकि मुगल साम्राज्य देश की केंद्रीय सत्ता था जिसको देशज तत्वों के साथ किसी न किसी प्रकार के संबंध स्थापित करने ही थे। इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से अकबर की राजपूत नीति को स्थानीय राजाओं के साथ संबंध स्थापित करने के अकबर के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इस प्रकार अकबर ने जो राजपूत नीति जारी की, जो सुलह ए कुल के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में भारत के राजपूत शासकों के साथ समन्वयात्मक संबंध स्थापित करने से परिभाषित होती थी, उसके पीछे कुछ विशेष कारण थे। इन कारणों को हम बिंदु दर बिंदु गिन सकते हैं, जिससे हमें ये जाहिर होगा कि कुछ मूलभूत उद्देश्यों और कुछ स्वभावगत प्रवृत्तियों के कारण अकबर इस प्रकार की नीति को अपनाने के लिए बाध्य हुआ था। सबसे पहले किसी भी सम्राट की भांति अकबर एक महान साम्राज्यवादी शासक था जिसको संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना था। इसका तात्पर्य यह था कि समस्त देशी शक्तियां उसके अधीन होती और राजपूत भी इसका अपवाद नहीं थे। दूसरा कारण यह था कि अकबर ने अपने राज्यारोहण के बाद अतीत की तरफ दृष्टिपात किया, जबकि उसने देखा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद से ही राजपूत शासक अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे रहे थे। यानी राजपूतों को अधीन करना कोई आसान काम नहीं था युद्ध के माध्यम से। इसलिए उनको अधीन करने का क्या वैकल्पिक तरीका हो सकता था, उस वैकल्पिक तरीके के बारे में अकबर ने सोचना प्रारंभ किया। यह इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि राजपूत एक वीर, स्वामी भक्त और विश्वास पात्र जाति थी, जो कि अगर मुगल साम्राज्य के साथ सहयोग करती तो उसके लिए बड़ी उपयोगी साबित हो सकती थी। जैसे ही अकबर 1556 ईस्वी में शासक बना, वह अवयस्क भी था। उसके शासनकाल में उसे अपने सहधर्मी उमरा वर्ग की तरफ से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अकबर की राजगद्दी को खतरा उत्पन्न हो गया। उसके मिर्जा बंधुओं ने काबुल में विद्रोह किया। अफगान और उज्बेक सरदारों ने भारत में विद्रोह किया, जो गुजरात मालवा से लगाकर बंगाल तक फैल गया था। अकबर ने देखा कि साम्राज्य की सारी शक्ति कुछ खास किस्म के सरदारों में निहित थी। अगर कुछ दूसरे सरदारों के माध्यम से, अमीर वर्ग के माध्यम से उनकी शक्ति का प्रतिसंतुलन पैदा कर दिया जाता, तो उनकी ये विद्रोहात्मक गतिविधियां अकबर के सिंहासन के लिए खतरे का कारण नहीं बनती। इसलिए अपने देशी और अपने सहधर्मी उमरा वर्ग की शक्ति को प्रतिसंतुलित करने के लिए अकबर ने हिंदू देशज राजपूत शासकों का सहयोग लेना आवश्यक समझा। अगर हिंदुओं का सहयोग उसे मिलता तो मुगल साम्राज्य, जो कि विदेशी था, देशी तत्वों के दिलों में जगह बना पाता। मुगल साम्राज्य, जो कि इस्लाम धर्म से आता था, यहाँ के हिंदू धर्म के साथ घुल मिल पाता
और इस तरह से एक राष्ट्रीय साम्राज्य पैदा होता और इस प्रकार के राष्ट्रीय साम्राज्य की कल्पना करना अकबर जैसे शासक की महानता का सूचक था। अगर वह इस तरह का समन्वय स्थापित कर पाता भारत में, तो मुगल साम्राज्य का विदेशी रूप धूमिल हो जाता और उसे विदेशी न मानकर अपना ही साम्राज्य माना जाता और उससे उसके स्थायित्व पर आने वाली चुनौतियां समाप्त हो जाती, क्योंकि विदेशी मानकर उसे उखाड़ फेंकने की परंपरा अथवा प्रवृत्ति का अंत हो जाता। राजपूताना, जहां पर कि राजपूत शासकों का संकेंद्रण था, मुगल साम्राज्य के बड़े केंद्रों दिल्ली और आगरा को न केवल गुजरात, मालवा वरन दक्षिण भारत से लिंक करते थे। दिल्ली और आगरा से व्यापारिक वस्तुओं का आना जाना गुजरात के समुद्र तट पर होता था। राजस्थान क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र था, मोटे तौर पर ये मार्ग बरसात के दिनों में भी खुले रहते थे। इसलिए राजपूताना पर अगर अकबर का अधिकार होता तो गुजरात के साथ उसका व्यापारिक संपर्क साल भर बिना किसी बाधा के चलता रहता। राजपूताना की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वह मालवा के थोड़ा सर के ऊपर उसकी भौगोलिक स्थिति थी और राजपूताना पर नियंत्रण करके मध्य भारत अथवा मालवा पर और उससे नीचे की तरफ दक्षिण भारत पर भी मुगल सम्राट को अपना नियंत्रण बनाए रखने में सहायता मिलती। अजमेर अथवा राजस्थान, जहां पर कि राजपूत केंद्रित थे, अजमेर तो सदा से ही मुस्लिम शासकों के अंतर्गत रहा था। बाद में राजपूताना के अकबर के अधीन हो जाने पर पुनः राजपूताना के शासकों को अजमेर सूबे के रूप में दर्शाया जाता था। यह अजमेर का सूबा और इससे लगने वाले ये सारे राजपूत राज्य अकबर के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभदायक थे, क्योंकि अजमेर का सूबा भू राजस्व की दृष्टि से तो बहुत उपजाऊ था ही, यह खनन सामग्री के दृष्टिकोण से भी बहुत लाभदायक था। यहाँ पर नमक और मार्बल, संगमरमर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते थे। इस प्रकार आप देखिए कि व्यावहारिक साम्राज्यवादी आर्थिक कारणों से राजपूताना के राज्यों पर अधिकार करना अकबर के लिए आवश्यक था। यह आवश्यकता उसकी अपनी मानसिक प्रवृत्तियों से मिल गई थी, जहां पर कि वह एक समन्वयवादी शासक के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता था। इस कारण से राजपूताना के शासकों को अपने अधीन करने के लिए उसने इस नवीन नीति का आगाज किया, जिसे हम उसकी राजपूत नीति के नाम से जानते हैं। इस नीति की प्रकृति क्या थी? इसके मुख्य तत्व क्या थे? अकबर को इन राजपूत शासकों के राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं करना था, ना ही उनके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उसे करना था। वह अपने राज्यों के मालिक बने रहते और अपने आंतरिक शासन में, उनके धर्म और संस्कृति में, उनके सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अकबर का कोई इरादा नहीं था। तब फिर उसे इन राजपूत शासकों से क्या चाहिए था जिससे कि वह उसके अधीन होते, जिससे कि वह मुगल साम्राज्य का अंग बनते? यह अकबर की राजपूत नीति मुख्य रूप से 4 तत्वों पर आधारित थी कि अपने राज्यों के शासक बने रहने, अपने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन में पूर्णतः स्वतंत्र रहने के बावजूद राजपूत शासकों का मुगल सम्राट अकबर अथवा
मुगल साम्राज्य के प्रति जो दायित्व होंगे वह मुख्य रूप से 4 दायित्व होंगे। पहला यह है कि उनको अपने अधीनता के सूचक खिराज की एक निश्चित मात्रा मुगल सम्राट को देनी होगी। वह अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अपने संबंधों का संचालन अकबर के माध्यम से करेंगे। पड़ोसी राज्यों के साथ अपने संघर्षों का निपटारा मुगल सम्राट के माध्यम से करेंगे, यानी उनकी वैदेशिक नीति मुगल सम्राट अकबर के अधीन होगी। जब कभी आवश्यकता होगी उन्हें मुगल सम्राट को सैनिकों की एक निश्चित मात्रा के साथ मुगल साम्राज्य की सेवा करनी होगी। वह स्वयं को एक स्वतंत्र इकाई न समझकर मुगल शाही संघ का एक हिस्सा समझेंगे। ये 4 तत्व थे: खिराज, वैदेशिक नीति, सैन्य सहायता और स्वयं को मुगल साम्राज्य का अंग मानना। इन 4 तत्वों पर मुगल सम्राट अकबर की राजपूत नीति मुख्य रूप से अवलंबित थी। उन्हें यह सब अपने राज्य के शासन करते हुए, अपना राज्य का शासक बने रहते हुए करना था। ये हमने बताया कि उन्हें पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता दी जाने वाली थी और उन पर कोई विदेशी शक्ति आक्रमण नहीं करेगी, यानी उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी मुगल सम्राट अकबर के द्वारा लिया जाना था। उन्हें उनकी सुरक्षा की गारंटी भी दी जानी थी। ये मुख्य तत्व थे जिन पर अकबर की राजपूत नीति अवलंबित थी। इस राजपूत नीति को और अधिक मैत्रीपूर्ण और अधिक कारगर बनाने के लिए उसने राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। ये वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से मुगल शासकों की मर्जी पर छोड़ दिए गए थे। वो चाहते तो वैवाहिक संबंध स्थापित करते, नहीं चाहते तो नहीं करते। इस प्रकार यह एक साम्राज्यिक नीति होने के साथ साथ इसे पारिवारिक संबंधों का रूप भी दे दिया गया और इससे मुगल साम्राज्य के विदेशी स्वरूप को देशी स्वरूप प्रदान करने में सबसे अधिक सहायता मिलती। ये राजपूत जिनको वह अपने अधीन कर पारिवारिक संबंधों में बांध चुका था, जो उसके मित्र अथवा संबंधी बन जाने वाले थे, उनको उसने राजपूत प्रशासन के ढांचे में शामिल किया। उनको उसी प्रकार मनसबें प्रदान की जैसे कि वह अपने मिर्जा बंधुओं अथवा अफगान और उज्बेक अमीरों को प्रदान करता था। उनको उसी प्रकार अभियानों पर लगाया गया। इस तरह से राजपूत मुगल प्रशासनिक ढांचे का अंग बन गए और मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण पदों और महत्वपूर्ण जागीरों में नियुक्त हो गए। यह सब तत्व अकबर की तरफ से अपनाए जाने वाले सहयोगात्मक तत्वों में से थे। अकबर को राजपूतों को अपने राज्य का शासक तो बने रहना देना था, लेकिन अगर वह जरूरी समझता साम्राज्य के उपयोग के नजरिए से, तब वह इन राजपूत शासकों के कुछ केंद्रों पर अपना अधिकार कर लेता और उन केंद्रों के बदले में वह राजपूत शासक को दूसरी जगह कोई स्थान दे देता। इस नीति के अंतर्गत उसने राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण किलों पर अपना अधिकार किया। मेड़ता को 1562 में, चित्तौड़ को 1568 में और रणथंभौर को 1569 ईस्वी में उसने जीत लिया था। यह राजपूत नीति सहयोग पर तो आधारित थी ही। अगर मैत्रीपूर्ण तरीके से राजपूत शासक मान जाते तो ठीक था, अन्यथा उन्हें शक्ति के बल से भी
मनवाया जाना था। यह अकबर की राजपूत नीति का साम्राज्यवादी पहलू था, जो एक साम्राज्यवादी शासक की शक्ति पर आधारित था। यह कुछ मुख्य तत्व थे जिन पर चलते हुए उन्हें राजपूतों को अपने अधीन करना था। अब यह देखते हैं कि वह किस प्रकार अपनी अपनी इस राजपूत नीति को कार्यान्वित कर सका। 1562 ईस्वी में जबकि वह अजमेर की अपनी तीर्थ यात्रा पर था, सांगानेर नामक स्थान पर आमेर का शासक भारमल उपस्थित हुआ। उसने अजमेर के सूबेदार सरफुद्दीन से, जो कि उसके प्रतिद्वंद्वी भाई बंधुओं से मिलकर उसकी गद्दी को खतरा उत्पन्न कर रहा था, से सुरक्षा दिलाने की प्रार्थना की। वापस लौटते हुए, अजमेर की तीर्थ यात्रा से वापस लौटते हुए अकबर ने उसकी पुत्री भारमली से विवाह कर लिया। इस प्रकार 1562 ईस्वी में प्रथम राजपूत शासक भारमल के साथ अकबर की वैवाहिक संबंध और अकबर की राजपूत नीति का सूत्रपात होता है। अब इसके पश्चात क्रमशः अकबर नए कदम उठाता जाता है। राजपूत शासक उसके सानिध्य में आता जाता है। अपनी तरफ से जो उसने सद्भावनापूर्ण कदम उठाए, पहला वैवाहिक संबंध 1562 में हुआ ही। उसने 1562 ईस्वी में हिंदू तीर्थ यात्रियों पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। युद्ध में पकड़े जाने वाले हिंदुओं को दास बनाना और उन्हें जबरदस्ती इस्लाम धर्म में परिणत करना की परंपरा को 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में उसने जजिया को हटा दिया। यह बड़े महान कार्य थे जो अकबर ने राजपूतों का अथवा हिंदू जनसंख्या का विश्वास प्राप्त करने के लिए किए थे। क्योंकि अकबर बारंबार अजमेर की तीर्थ यात्रा पर जाया करता था, तब 1570 ईस्वी में उसने नागौर में दरबार किया, जहां पर उसकी अधीनता स्वीकार करने वाले शासक उसके दरबार में उपस्थित हो गए। और यह एक बड़ा लैंडमार्क है अकबर की राजपूत नीति में, 1570 का नागौर दरबार, जबकि राजपुताना का एक बड़ा वर्ग उसके अधीनता में, उसकी प्रभुसत्ता के अंतर्गत आ चुका था। यह अकबर की राजपूत नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि सद्भावना के पश्चात अगर कोई राजपूत शासक उसके सानिध्य में नहीं आने वाला था, तो उसके विरुद्ध दंडात्मक शक्ति का प्रयोग किया जाना था। और आप देखते हैं कि महत्वपूर्ण किलों को उसने जीता था। 1568 ईस्वी में उसने चित्तौड़ को जीता था, जो कि राजस्थान का सर्वाधिक शक्तिशाली किला था। 1569 में रणथंभौर को जीता था। सवाल यह है कि हमने अकबर के सद्भावनापूर्ण कृत्यों की बात की, जो कि तीर्थ यात्रा कर को हटाने, दास प्रथा को समाप्त करने, जजिया को हटाने के संबंध में थी। क्या राजपूत शासकों पर इनका सकारात्मक परिणाम हुआ? राजपूत शासकों पर उसके इन कार्यों का परिणाम राजपूत शासकों द्वारा उसकी अधीनता स्वीकार करने के रूप में मोटे तौर पर नहीं दिखाई दिया। अधिक असर उसके दंडात्मक शक्तियों के प्रयोग का हुआ। चित्तौड़ की विजय के बाद अधिकांश राजपूत शासक एक एक करके उसके सानिध्य में आने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अकबर की राजपूत नीति के वास्तविक परिणाम
उसकी दंडात्मक शक्तियों के प्रयोग की अधिक उपज थे, बजाय इसके कि वह अकबर के सद्भावनापूर्ण कृत्यों की उपज थे। और 1570 में जब नागौर का दरबार हुआ, तब तब तक अधिकांश राजपूत शासक उसके सानिध्य में आ चुके थे। केवल मेवाड़ का राज्य शेष बचा हुआ था। मारवाड़ के राव चंद्रसेन भी उसके दरबार में गए थे, लेकिन अकबर के रवैये से नाखुश होकर पुनः अपने राज्य को लौट आए थे। चंद्रसेन आजीवन अकबर से लड़ते रहे, राणा प्रताप भी आजीवन अकबर से लड़ते रहे। इसके अलावा लगभग समस्त राजपूत 1570 तक अकबर की राजपूत नीति के दायरे में आ चुके थे। यह एक क्रम चलता रहा। 1562 से क्रम शुरू हुआ था। धीरे धीरे करके राजपूत राजाओं से राजपूत राजपूत राजाओं की पुत्रियों अथवा बहनों से अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उनको धीरे धीरे मुगल प्रशासनिक ढांचे में लेकर आया और इस तरह से क्रमशः उसकी राजपूत नीति मजबूत आधारों पर अवलंबित होती गई। आप देखते हैं कि 1562 ईस्वी में आमेर के घराने के साथ अकबर का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। बाद में दूसरे घरानों के साथ भी उसका संबंध स्थापित हुआ। अकबर को अपनी बेटी अथवा बहन देने वाले शासकों में से प्रमुख थे आमेर के अतिरिक्त बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। लेकिन जैसा कि हमने यह देखा कि यह स्वेच्छा पर आधारित था। कुछ राजपूत शासकों ने ऐसा नहीं करना चाहा और अकबर ने उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। बूंदी, सिरोही और बांसवाड़ा के राज्यों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि अकबर के बाद आने वाले दो महान मुगल शासक जहांगीर और शाहजहां राजपूत राजकुमारियों से उत्पन्न हुए थे। जहांगीर आमेर की राजकुमारी भारमली अथवा मानबाई से उत्पन्न हुए थे और शाहजहां जोधपुर की राजकुमारी जोधाबाई से उत्पन्न हुए थे। यह अकबर की राजपूत नीति के द्वारा राजपूत शासकों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा गौरव हो सकता था, जिसके माध्यम से वह मुगल साम्राज्य के इतने नजदीकी के भागीदार बन गए थे कि उनका ही कोई नाती मुगल सम्राट के रूप में राज्य कर रहा था। राजपुताना के शासकों को मनसब देकर मुगल प्रशासनिक ढांचे में शामिल कर लिया गया। राजपूत राजा सरदारों को दी जाने वाली, उमरा वर्ग को दी जाने वाली सर्वोच्च मनसबों का भोग करने वाले सिद्ध हुए। आमेर के राजा भारमल को 5000 की मनसब दी गई। मानसिंह को, जो कि भगवान दास के पुत्र थे, 7000 की मनसब दी गई। इस प्रकार से मनसबों को देने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। 7000 ऐसी मनसब थी जो कि अमीर वर्ग को दी जाने वाली मनसबों में सर्वोच्च थी। इसके बाद आगे आगे आने वाले शासकों के समय में भी यह मनसबें, सर्वोच्च मनसबें देने का सिलसिला चलता रहा। जैसे ही मारवाड़ ने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली, उदय सिंह को भी मनसब दे दी गई। बीकानेर के राय सिंह को मनसब दे दी गई। अकबर के समय में आमेर के भगवान दास और मानसिंह, बीकानेर के राय सिंह अकबर के मुख्य सहयोगियों में से गिने जाते थे, जो केवल साम्राज्य में ही मनसबदार के रूप में ही सहयोगी नहीं थे, वरन संबंधी भी थे और अकबर के विश्वास पात्र व्यक्ति भी थे। इस प्रकार राजपूत मनसबदार बनकर मुगल प्रशासनिक ढांचे में शामिल हो गए और मुगलों की उपलब्धियों में हिस्सेदार बन गए। जिन राजपूत शासकों ने विरोध किया, उनके खिलाफ अभियान किए गए। कुछ शासक अभियान करने के पश्चात
अकबर के अधीन हो गए। रणथंभौर का राव सुरजनहाड़ा और सिरोही के राव सुल्तान ने अकबर द्वारा अभियान किए जाने के बाद अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन तीसरी श्रेणी के राजपूत शासक थे जो अकबर द्वारा अभियान किए जाने के बावजूद भी उसके अधीनस्थ नहीं हुए। यह थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप और जोधपुर के रावचंद्र सेन। यानी अकबर की राजपूत नीति को के प्रति प्रतिक्रिया जिस तरह से राजपूत शासकों ने व्यक्त की उसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। प्रथम वह जो स्वेच्छा से अकबर के अधीनस्थ बन गए, जैसे कि आमेर और बीकानेर। दूसरे वह जो अभियान करने के बाद अधीनस्थ बन गए, जैसे बूंदी के हाड़ा और सिरोही के देवड़ा। कुछ जो जिन्होंने अधीनता स्वीकार करने की बजाय लड़कर मरना अधिक गौरवपूर्ण समझा और आजीवन अकबर से लड़ते रहे, वह थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप और जोधपुर के रावचंद्र सेन। और उनके इस संघर्ष में ही उनका गौरव भी शामिल है। इस प्रकार अकबर की राजपूत नीति के कुछ तत्व थे। उन तत्वों में से कुछ सद्भावना पर आधारित थे, कुछ शक्ति के प्रयोग पर आधारित थे। प्रतिक्रिया भी मिली जुली हुई। कुछ राजपूतों ने स्वेच्छा से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, कुछ राजपूत शासक शक्ति के प्रयोग के बाद अधीन हुए, कुछ राजपूत शासकों ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हमें ये देखना चाहिए कि राजपूत शासकों पर इस नीति के क्या प्रभाव हुए। राजपूत शासकों के जो कि अपने छोटे छोटे राज्यों के मालिक थे, जब अकबर की अधीनता में चले गए, मुगल मनसबदार बने, दूरस्थ इलाकों में मुगलों की सेवा की, उनके लिए विजय प्राप्त की, तो अपने प्रभाव और शक्ति में कई गुना वृद्धि को प्राप्त हुए। अब वह किसी छोटे राज्य के शासक न होकर एक बड़े साम्राज्य के आधार स्तंभ थे। वह शक्ति और प्रभाव जो उन्हें अपने परस्पर संघर्षरत छोटे राज्यों में कभी नहीं मिल सकता था, वह उन्हें मुगल साम्राज्य का सहयोगी बनकर प्राप्त हुआ। और जिस प्रकार से मुगल सम्राटों ने राजपूत शासकों को मनसब देना जारी रखा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके कारण राजपूत शासक मुगल साम्राज्य के कुल संसाधनों के 1/3 भाग के उपभोगकर्ता बन गए। यानी मुगल साम्राज्य की कुछ समस्त जागीरों के 1/3 भाग जागीर मुगल सम्राटों के राजपूत सम्राटों के पास थी। या यह कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के समस्त मनसबों में से 1/3 मनसब राजपूत शासकों के पास थे। लेकिन इसका परिणाम यह भी हुआ कि राजपूत शासक अपनी जड़ों से उखड़ गए और ऐसी जगहों पर उनको सेवाएं देनी पड़ी जिनका कि उनके अपने राज्य से तो, अपने मूल वतन से तो कोई नाता नहीं था। उन्हें अकबर या मुगल सम्राट की इच्छा के मतानुसार सुदूर दक्षिण अथवा उत्तर पश्चिम में जहां नियुक्ति मिलती, वहां उन्हें सेवा करने के लिए जाना था। अकबर इतना समझदार था कि उसने बहुत ही सूझबूझपूर्ण तरीके से राजपूत शासकों का उपयोग किया। उसने एक राजपूत शासक को जीतने के लिए दूसरे राजपूत शासक को ही लगा दिया। जैसे कि मारवाड़ के राठौड़ राज्य को जीतने के लिए बीकानेर के राठौड़ राज्य यानी रायसिंह को लगा दिया। इस प्रकार दो बंधु राज्यों में एक सर्वकालिक शत्रुता उत्पन्न हो गई। मेवाड़ के राज्य को जीतने के लिए आमेर के शासकों भगवान दास और मानसिंह को लगाया गया और इस प्रकार पुनः दो राजपूत राज्यों में शत्रुता उत्पन्न हो गई। इससे अकबर की साम्राज्यवादी नीति परिलक्षित होती है और एक चतुर शासक
की युक्तियां भी जाहिर होती हैं, जबकि उसने उनको सेवा का मुलम्मा तो दिया ही, लेकिन उन्हें आपस में लड़ाकर, उन्हें कभी संगठित होकर मुगल साम्राज्य के खिलाफ खड़ा होने लायक नहीं छोड़ा। ये शासक, जब इनके यहाँ पर उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न होता, तब विवाद की स्थिति में मुगल सम्राट उसका निपटारा करता। अकबर ने टीके की परंपरा प्रारंभ की। जिस सम्राट को अकबर टीका जारी करता था, वह उस राज्य का भावी शासक समझा जाता था। इस प्रकार से राजपूत शासकों के उत्तराधिकार के मामलों में मुगल सम्राट अकबर ने हस्तक्षेप किया, और यह एक प्रकार से उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी था। राजपूत शासकों ने अपनी स्वाधीनता खो दी। पहले वह राजा महाराजाधिराज होते थे, अब उनको राजा अथवा महाराजा की उपाधियां भी अकबर के द्वारा ही दी जानी थी। उनके उनके उत्तराधिकार को मान्यता भी अकबर के द्वारा ही दी जानी थी। उन्होंने अपने नाम से चलाए जाने वाले सिक्के सिक्के बंद कर दिए। अब मुगल सम्राट के नाम से चलने वाले सिक्के राजपुताना में चलने लगे। मुगलों की टकसालें राजपुताना में खोली गई, लेकिन स्वाभाविक रूप से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के परिणाम निकलने थे, जो कि निकले। लेकिन मुगलों के संसर्ग से राजपूत शासकों ने महत्वपूर्ण प्रभाव लिए। राजपूतों की राजनीतिक प्रशासनिक संरचना, उनके प्रशासन, उसकी संस्कृति पर मुगल प्रशासनिक ढांचे, मुगल प्रशासन और मुगल संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। प्रमुख रूप से आप ये देख सकते हैं कि मुगलों का प्रशासन जो था, वह अनेक राज्यों में स्थापित किया जाने लगा। मुगल संस्कृति का राजपूत संस्कृति के साथ मेल हुआ और एक समन्वित संस्कृति उत्पन्न हुई। राजपूत शासकों का सामंती ढांचा, जो कि भाई बंधु के अवधारणा पर आधारित था, मुगल सम्राट की शक्ति का अनुकरण करते हुए राजपूत शासकों ने भी अपने अपने राज्यों में शक्तिशाली होने की कोशिश की और अपने अपने सामंतों को भाई बंधु ने मानकर सेवक मानना प्रारंभ किया। इस प्रकार राजपूतों का प्रशासनिक राजनीतिक ढांचा, जो भाई बांट पर आधारित था, अब भाई बंधु चाकर पर आधारित होने लगा। इस प्रकार दो प्रशासनिक पद्धतियों अथवा दो प्रकार की राज्य प्रणालियों के समन्वय से राजपूतों ने भी बहुत गहरे प्रभाव अपने ऊपर ग्रहण किए। क्या कारण था कि राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता को इतने आसानी से स्वीकार कर लिया, या प्रतिरोध उसे बहुत ही कम मिला? केवल अपवाद स्वरूप दो राज्यों को छोड़कर शेष राज्य अकबर के अधीन हो गए। वह दोनों राज्य भी, मारवाड़ और मेवाड़ के राज्य भी, क्रमशः चंद्रसेन के उत्तराधिकारी उदय सिंह और राणा प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह के समय में मुगलों की अधीनता में आ गए। यानी बिना अपवाद के समस्त राजपुताना अकबर की अधीनता में आ चुका था। वह क्या कारण थे जिसके कारण अकबर अपनी राजपूत नीति में इतना अधिक सफल रहा और राजपूत उसके अधीनस्थ बन गए? सबसे बड़ा कारण इसका राजपुताना की भौगोलिक स्थिति में छुपा हुआ है। यह एक मरुस्थलीय और पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर अनेक राज्य थे। उनका अगर वो अपना अधिकतम विस्तार भी करते, तो उन्हें यहाँ पर ज्यादा क्षेत्रीय विस्तार नहीं मिलने वाला था। भौगोलिक स्थिति उन्हें एक दूसरे पर अधिकार करने से वंचित करती थी, जैसा कि वह परस्पर संघर्षरत रहते हुए करते थे। यानी अनवरत संघर्षों में
लीन रहने के बावजूद भी वह एक दूसरे पर अधिकार पूरी तरह नहीं कर पाते थे। इस प्रकार से राजपूताना की विशेष भौगोलिक स्थिति उन्हें संघर्षों में तो बनाए रखती, लेकिन राजपूताना की एकता में बाधक थी। यह अकबर के लिए सहायतार्थ सिद्ध हुआ, क्योंकि वह छोटे छोटे राजपूत राज्यों को अपने अधीन कर सकता था। ये छोटे राजपूत राज्य उसके अधीन होकर अपने शक्ति और संसाधनों का विस्तार कर सकते थे, जो कि उन्हें अपने पैतृक राज्य के शासक मात्र रहते हुए प्राप्त नहीं होने वाला था। राजपूतों का ढांचा उनके कुलों की उच्चता अथवा निम्नता पर आधारित था। कोई कुल ऊंचा माना जाने वाला था और कोई निम्न। जो कुल निम्न माने जाने वाले थे, उन्हें यहाँ पर अधिक स्थान मिलने वाला नहीं था, जिसके जिसकी की आकांक्षा रखने की उनकी इच्छा हो सकती थी। अगर वह मुगल सम्राट के अधीन होते, तब उनका संपर्क आपस में न होकर मुगल सम्राट के प्रति होता और वह अपनी योग्यता के अनुरूप प्रगति करते, जो कि उनकी कुल आधारित पदानुक्रम में संभव नहीं था। इसलिए अपने सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता में आना और अपना विस्तार अथवा अपनी शक्ति का विस्तार करना उचित समझा। इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैस वो राजस्थान के इसी इसी सांस्कृतिक तत्व में निहित है कि राजपूतों में उच्चता अथवा निम्नता की भावना कितना गहरे जड़ जमाई हुई थी। वह इस बात से साबित होता है कि जब राणा प्रताप ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया, तब राजपूताना के शासकों ने उसे सहायता प्रदान नहीं की। कारण यह था कि अतीत में मेवाड़ के राज्य के साथ उनके संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहे थे। यानी उनके अपने आंतरिक संघर्ष, उनकी शक्ति की सीमाएं, उनके संसाधनों की सीमाएं इतनी थी कि वह अकबर के सानिध्य में जाने को अपने लिए अधिक लाभदायक समझते थे, और इसी कारण वह अकबर के सानिध्य में चले गए थे और विरोध करने वाले शासक को जिद्दी अथवा अव्यावहारिक होने का श्रेय दिया जाता था। इस प्रकार अकबर मोटे तौर पर अपने राजपूत नीति के द्वारा राजपूत शासकों को अपने अधीन करने और साम्राज्य का अंग बनाने में सफल हुआ। कारण यह था कि उसमें इतनी सूझबूझ थी, हृदय की उदारता थी, एक शासक की कूटनीति थी कि वह ऐसा करने में सफल हुआ। इसलिए उसने कुछ नई नीति का सूत्रपात किया, हालांकि उसके तत्व पुराने समय में भी मौजूद थे, जैसे कि हिंदुओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने पहले भी किए जाते थे, लेकिन अकबर ने इस नीति को अधिक विस्तृत और अधिक गहरा आधार दिया। उसके कारण वह स्थायी रूप से राजपूत शासकों का विश्वास प्राप्त करने में सफल हुआ। यह नीति न केवल राजपूत शासकों वरन मुगल साम्राज्य के लिए भी लाभदायक सिद्ध हुई। राजपूत शासक मुगल साम्राज्य के शक्ति और संसाधनों के हिस्सेदार बने। मुगल साम्राज्य के विस्तार में मुगल साम्राज्य के विस्तार का उनको श्रेय दिया गया। हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हुआ, जिसके फलस्वरूप एक सम्मिलित गंगा जमुनी संस्कृति का आविर्भाव हुआ, कंपोजिट कल्चर का आविर्भाव हुआ। यह देश एक राष्ट्रीय राज्य बना, राष्ट्रीय साम्राज्य बना, जिसका कि श्रेय मुगल सम्राट अकबर को जाता है। तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह राजपूत नीति स्वाभाविक रूप से एक सूझबूझपूर्ण कदम था, जो कि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा उठाया गया था, क्योंकि इसके द्वारा
राजपूत शासकों और मुगल साम्राज्य दोनों को ही लाभ हुआ, इसलिए यह राजपूत नीति अकबर के उत्तराधिकारियों जहांगीर और शाहजहां के द्वारा भी अपनाई गई। हाँ, यह अवश्य है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के समय यह पलट दी गई। राजपूत नीति के संदर्भ में मुगल सम्राट अकबर और मुगल सम्राट औरंगजेब दो विपरीत छोरों पर खड़े हुए नजर आते हैं, जबकि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई राजपूत नीति मुगल सम्राट औरंगजेब के समय छोड़ दी गई प्रतीत होती है। लेकिन इससे पूर्व मुगल राजपूत सामंजस्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था और मुगल साम्राज्य के भागीदार के रूप में राजपूत अपनी भूमिका निभा चुके थे। औरंगजेब के बाद भी राजपूतों का साम्राज्य में भागीदारी बनी रही, लेकिन औरंगजेब ही अंतिम महान मुगल सम्राट था। उसके पश्चात तो मुगल साम्राज्य पतन की तरफ अग्रसर ही हो गया और मुगलों तथा राजपूतों के संबंध भी अस्थिर हो गए। इस प्रकार से अकबर की राजपूत नीति एक युग परिवर्तनकारी घटना थी, जिसका श्रेय अकबर को दिया जाता है। धन्यवाद।